साथियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर पीके जैन साप्ताहिक के इस कार्यक्रम में आपका सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में मैं दो ऑब्जेक्ट्स को साथ लेकर के चला। पहला तो मेरा फोकस हमेशा ये रहा कि ऐसा कुछ चिंतन जो समाज के काम आ सके, जो समाज को मोटिवेट कर सके, उस चिंतन को आपके साथ साझा करना। और दूसरा, ऐसी सेलिब्रिटीज़, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनका चिंतन एक महान चिंतन बन रहा है, या जो क्रिया के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में जिनका महान योगदान रहा है, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाना, ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाना। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी धर्म विशेष के लिए काम करते हैं, संप्रदाय विशेष के लिए काम करते हैं, खेलों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। लेकिन आज मैं जिस महिला का परिचय आपसे करवाना चाह रहा हूं, उस महिला ने पूरी मानव जाति, ह्यूमन रेस के लिए काम किया। और ह्यूमन रेस आज ज्यूज रेस है, यहूदी रेस है। और पूरी की पूरी यहूदी रेस को बचाने के लिए उस लेडी ने कितना महान काम किया। आज मैं उसी लेडी को, जिसको कि मैं स्वयं नमस्कार करता हूं, मैं आज उसी लेडी के साथ आपका साक्षात्कार करवाना चाहता हूं। साथियों, पहले कि मैं उस लेडी के बारे में बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और हिटलर की फौजों ने सबसे पहले 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के साथ ही हिटलर का जो एक हिडन एजेंडा था, वो एजेंडा ये था कि पूरी की पूरी यहूदी रेस को समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए आपने भी शायद कईयों ने पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन कैंप्स जगह जगह उन्होंने लगाए, गैस चैम्बर्स उन्होंने जगह जगह लगाए। और उसकी जो तरीका उन्होंने अपनाया, वो तरीका ये था कि सबसे पहले यहूदियों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके सामूहिक जेलों में डाल देना, और सामूहिक जेलों के बाद में वहां से निकाल करके धीरे धीरे उनको ट्रेन या बसों में भर के उनको गैस चैम्बर्स में या कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाना, जहां पर कि उनको मार दिया जाता था या उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता था। तो ये उनकी मोडस ऑपरेंडी थी। जब पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड पर कब्जा कर लिया, तो कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स जर्मनी में थे। और जर्मनी में जो कंसंट्रेशन कैंप था, सबसे बड़ा ऑश्विट्ज़ में एक कैंप रहा है, जहां पर कि 22 लाख यहूदियों को मारा गया। और दूसरा सबसे बड़ा कैंप उनका वारसा में था। अब जो मेरी इस चर्चा की जो नायिका हैं, मैं उनका परिचय करवाता हूं। उनका नाम है इरेना सैंडलर। इरेना सैंडलर पॉलिश सिटीजन थी, पोलैंड की नागरिक थी। 1910 में उनका जन्म हुआ। और जब हिटलर की फौजों ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। और जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, तो उन्होंने उन नाजी फौजों के सारे जेलों को, सारे कंसंट्रेशन कैंप्स को बहुत नज़दीकियों से उन्होंने देखा। और जब देखा, तो वो डेली वारसा की उन जेलों में भी जाया करती थी, जहां पर कि हजारों यहूदियों को रखा जाता था, और उनके बाद वहां से ट्रांसपोर्टेशन करके उनको गैस चैम्बर की तरफ ले जाया जाता था। और उन जेलों का नाम हुआ करता था जर्मनी में घेटो। तो वारसा घेटो। अब उस वारसा घेटो की मैं आपको छोटी सी झलक दे रहा हूं। सबसे बड़ी जेल जो वारसा में थी, वहां पर 5 लाख यहूदियों को एक साथ रखा जाता था। और उसके बाद जब और यहूदी आ जाते थे, तो उन 5 लाख यहूदियों में से उनको फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में या गैस चैम्बर्स में शिफ्ट कर दिया जाता था। 5 लाख यहूदियों को 3.4 स्क्वायर किलोमीटर्स की जेल में रखना। आप सोचिए, 3 स्क्वायर किलोमीटर की जेल में 5 लाख यहूदियों को रखना, किस हालात में रहते होंगे। और जब इरेना सैंडलर, जो समय उसकी उम्र से 29 वर्ष की थी, सोशल वर्कर की हैसियत से जब इन जेलों में जाती थी और यहूदियों के पर होने वाले अत्याचारों को देखती थी, तो उसने एक बीड़ा उठाया। और वो बीड़ा ये था कि यहूदी तो सारे के सारे मारे ही जाएंगे,
हस्बैंड वाइफ कबल सारे मारे जाएंगे, लेकिन उसने एक बीड़ा उठाया कि जो उनके नवजात बच्चे हो रहे हैं, जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो रेस है, उसने सोचा कि मैं किसी भी तरह से कैसा भी प्रयास करके इस आने वाली रेस को मुझे बचाना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा काम उसने किया, रात के अंधेरों में, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो उन जेलों में जाकर के उन लोगों से मिल रही है, उनके परिवार वालों से मिल रही है। और वो यहूदी जो अभी तक जेलों में नहीं गए हैं, रात को उनके घरों पर जाना और घरों पर जाकर के सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी, और वो रिक्वेस्ट ये थी कि आपका बच्चा मुझे दे दीजिए। आप सोचिए किस तरह की औरत होगी वो, और किस तरह का जज्बा होगा उस औरत का। उस औरत ने अपने साथ 100 औरतों की एक यूनियन बनाई और 15 और 20 आदमी, और वो अकेली जाती रात के समय, और रात के समय पर जाकर के उन लोगों से, उन पेरेंट्स से सिर्फ ये कहती कि मुझे आपका बच्चा चाहिए। और जो बच्चे उसने लिए हैं अगली जनरेशन, अगली रेस को बचाने के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन माता पिता को समझाएं कैसे। माता पिता को समझा रही है और उसने ये कह रही है कि आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए, और ये सबसे कीमती चीज है, मैं जानती हूं आपके लिए, और पूरी ह्यूमन रेस में उससे ज्यादा कीमती चीज माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए हो नहीं सकती कि उनका बच्चा उनसे कोई ले रहा है। वो यहूदी लोग उसको कहते हैं कि हम आप पर विश्वास कैसे कर लें। वो कहते हैं कि आप पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि कल सुबह या परसों आप और आपका बच्चा और आपकी पूरी जनरेशन, आपकी पूरी फैमिली कंसंट्रेशन कैंप में चली जाएगी, गैस चैम्बर में चली जाएगी, सब कुछ मारे जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और मैंने एक छोटा सा बीड़ा उठाया है कि मैं आपकी आने वाली पीढ़ी को, आपकी आने वाली नस्ल को सुरक्षित देखना चाहती हूं। साथियों, 3 दिन का बच्चा है, उसको सूटकेस में लेके जा रही है। 11 दिन का बच्चा है, उसको थैले में रख के लेके जा रही है। 2 महीने का बच्चा है, कार के पीछे की डिक्की में लेके जा रही है। और जो ही वो बच्चों को लेती थी, स्लीपिंग पाउडर उनके मुंह में रख दिया जाता था ताकि वो बच्चा रोए नहीं, और जब तक सुरक्षित जगह पर ना पहुंचे वो बच्चा सुरक्षित रह सके, रोए नहीं। आप सोचिए कितना बड़ा महान काम औरत कर रही होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो इस तरह से लोगों से मिल रही थी, उसके बाद सबसे बड़ा काम कि इस सारे के सारे प्रयास को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना। क्यों? क्योंकि आप बच्चे इकट्ठे करते हो, हर एक बच्चे के पेरेंट्स का आइडेंटिटी, उसके बच्चे की आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉमिस और करके आ रही थी कि अगर आप कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा रह करके आ गए तो ये बच्चे आपको आपस में सुरक्षित लौटाऊंगी। मैं आइडेंटिटी अपने पास पूरी रख रही हूं। हर बच्चे की आइडेंटिटी बनाना, कागजों पर उनका रिकॉर्ड रखना, और दूसरी बात कि उन कागजों को सुरक्षित रखें कहां पर। एक एप्पल का पेड़, जो बहुत बड़ा पेड़ था, एक रात में खुदाई की गई, खुदाई करके एक कांच का बहुत बड़ा जार वहां डाला गया, और हर बच्चे की आइडेंटिटी, हर बच्चे का नंबर, उसके हाथ पे नंबर लिखा गया जो ना मिट सके उस शाही से, और उसी नंबर को उस रिकॉर्ड में भी रखा गया। और साथियों, 6 महीने तक वो लेडी बराबर ये काम करती रही। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किस तरह से माँ बाप ने वो बच्चा मुझे दिया है। उनकी आंखों में आंसू मैंने देखे, और शायद जो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनकी आंखों में भी शायद आंसू आ सकते हैं कि जब आप नवजात बच्चा हो, 3 दिन का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, और उनके माता पिता को पता नहीं कि अगली बार इस बच्चे को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। 6 महीने तक ये काम करती थी साथी। और एक दिन क्या होता है कि नाजियों को इरेना सेंडर का पता लग जाता है, वो गिरफ्तार कर ली जाती है। और आपको पता है कि एक बार नाजियों की जेल में जो आदमी चला जाए, उसका जिंदा लौटना मुश्किल हो जाता है। पिछले 1000 साल का अगर सबसे दुर्दांत कोई आतंकवादी रहा है, तानाशाह रहा है, तो हिटलर रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इरेना सेंडर को जेल हो जाती है, उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है, और इतना टॉर्चर उसके साथ होता है कि 6 महीने जेल में रहती है, उसको टीबी हो जाती है,
2 फ्रैक्चर हो जाते हैं हाथ में, लेकिन वो किसी भी बच्चे के बारे में कुछ बताती नहीं है। एक दिन क्या होता है कि उसके कुछ साथी जो बाहर थे, वो उस जेलर को अच्छा खासा पैसा रिश्वत में देकर के इरेना सैंडलर को छुड़ा लिया जाता है। और जब इरेना सैंडलर को छुड़ा लिया जाता है, उसके बाद 3 महीने तक वापस उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसके साथी, उसके स्वास्थ्य को वापस ठीक करते हैं। और जब वापस स्वास्थ्य को ठीक करते हैं तो उसके बाद उसको सबसे बड़ा काम जो करना होता है वो ये काम करना होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को वापस लौटाना जो कि जेल से छूट गए। लेकिन साथियों, कहते हैं कि इस तरह से उसने 2500 बच्चों को बचाया। 2500 बच्चों को। यहूदियों की पॉपुलेशन कितनी है? आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में सिर्फ 90 लाख यहूदी हैं, और आज के 80 साल पहले उसने 2500 बच्चों को बचाया। कितनी बड़ी पॉपुलेशन को उसने बचाया होगा, 2500 बच्चों को। और साथियों, सिर्फ 10% पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों से मिल सके, और बाकी 90% पेरेंट्स सारे के सारे मर चुके थे। लेकिन साथियों, इससे भी बड़ी बात कि जिन 2500 बच्चों को उसने बचाया, उसमें से कई नौजवानों को नोबेल प्राइज़ मिला है। कई नौजवान इजराइल के मंत्री बने, आर्मी में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। और आज भी कहते हैं कि यहूदी हर बच्चा, हर नौजवान अगर एक किसी हीरो को अपनी ज़िंदगी में याद रखता है तो उसका नाम है इरेना सैंडलर। साथियों, शी वॉज नॉट ए सोल्जर। कोई सोल्जर नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थी, कोई प्रोफेशनल नहीं थी, कोई परफेक्ट नहीं थी, कोई बहुत बड़ी पैसे वाली औरत नहीं थी। सिर्फ उसके पास एक क्वालिटी थी, उसकी पैशन थी। उसकी पैशन थी और उसका डेडिकेशन था। और उस पैशन और डेडिकेशन ने उस लेडी को पूरी की पूरी यहूदी रेस को बचवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस औरत ने पूरी की। उस औरत ने एक बार कहा कि हीरो बनने के लिए किसी मैनुअल की जरूरत नहीं होती है। कोई मैनुअल नहीं जो आपको हीरो बना दे। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप जमाने के हीरो बन जाएंगे। साथियों, 2008 में 98 वर्ष की उम्र में उस महान औरत का निधन हुआ। और निधन के पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी देखा है। 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं उस लेडी के आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उस लेडी ने एक बार कहा कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसे बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। भले ही आपको तैरना ना आता हो, लेकिन इस डूबने वाले व्यक्ति को बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। एक बार उस औरत ने कहा कि जब भी हम 3 दिन या 4 दिन या 1 महीने के बच्चे को बचाते थे, तो बचाने में 10 पॉलिश सिटीजन्स, मतलब 10 पोलैंड के नागरिक और 2 यहूदी नागरिक, एक छोटे से बच्चे को बचाने में 12 लोग हम लगते थे। और अगर एक छोटा सा इन्फॉर्मर या छोटा सा ब्लैकमेल करने वाला आदमी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन दे दे, तो हम 12 के 12 लोगों की जिंदगी दांव पर लगती थी। और बच्चा था सिर्फ 3 दिन का और 4 दिन का, लेकिन हमारा जज्बा था, हमारा डेडिकेशन था कि हमें एक यहूदी रेस को बचाना है। साथियों, उसने आखिर में एक बात और कही। उसने कहा कि हर बच्चा जो मैंने बचाया है, वो मेरे पृथ्वी पर होने के और मेरे अस्तित्व की एक सिर्फ निशानी है कि मेरा अस्तित्व है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा काम कीजिए जो आपके पृथ्वी पर होने और आपके अस्तित्व की एक सबसे बड़ी गारंटी दे, सबसे बड़ी पहचान लोगों को दे। और साथियों, इतनी बड़ी जब इस औरत ने अपनी कामयाबी हासिल की, 1965 में इजराइल का सबसे बड़ा NGO है, उसका सबसे बड़ा इस लेडी को पुरस्कार मिला। 2030 में पोलैंड की गवर्नमेंट ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार को दिया। और 2008 में यही औरत नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई। ये बात अलग है कि उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा गर्व और बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है। तो साथियों, आज मैं इसी स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आपको स्टोरी कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, और स्टोरी आपको कितना मोटिवेट करती है? अपना फीडबैक, आपने बहुमूल्य सुझाव मुझे हमेशा देते रहिए। साथियों, अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने संवाद करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।